सभी धर्मानुरागी सुहृद जनों को मेरा नमस्कार। मैं आचार्य सुशांत शास्त्री आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं करक चतुर्थी करवा चौथ के विषय पर शास्त्रोक्त प्रमाणों के साथ। आप सभी जानते हैं कि जम्मू, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश इत्यादि क्षेत्रों में पौराणिक काल से ही करवा चौथ के व्रत को विशेष रूप से स्त्रियां करती हैं और इस व्रत में यह व्रत प्रातः काल 4 बजे से ही प्रारंभ हो जाता है और सायंकाल में चंद्र दर्शन के पश्चात ही स्त्रियां जल ग्रहण करती हैं। इस व्रत में विशेष रूप से स्त्रियां जो हैं वो चतुर्थी तिथि के स्वामी गणेश जी हैं, तो गणेश पूजन के बाद माँ पार्वती का, शिव का पूजन किया जाता है, कार्तिकेय के पूजन का भी विधान है और चंद्र दर्शन के बाद, चंद्र पूजन के बाद ही इस व्रत को स्त्रियां खोलती हैं। तो यह व्रत इस वर्ष जो है वो 20 अक्टूबर को रहेगा। 20 अक्टूबर 20 दिनांक को यह चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी तिथि में किया जाएगा। और आप यह जानते हैं शास्त्रीय विधान है मातृविद्या प्रशस्यते, अर्थात यह जो चतुर्थी तिथि होती है यह पूर्व विद्या ग्रहण करनी चाहिए और तृतीया से युक्त चंद्रोदय व्यापिनी अगर चतुर्थी तिथि हो तो उसी का ग्रहण किया जाता है। तो इस वर्ष 20 अक्टूबर को यह तिथि रहेगी। आप यह भी जानते हैं कि यह उद्यापन व्रत है, अर्थात इस व्रत को जब स्त्रियां करती हैं तो अपने जीवन में इसका उद्यापन भी करती हैं और उद्यापन अर्थात मोक्ष जो है वो इसका स्त्रियां करती हैं। 12 वर्ष या 16 वर्ष तक स्त्रियां इसको करती हैं या संपूर्ण जीवन में भी स्त्रियां इसको करती हैं और कुछ स्त्रियां जो हैं अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार इस व्रत का पारना जो है वह भी कर देती हैं। तो इस वर्ष विद्वानों में, पंडित समाज में यह एक संशय बना हुआ है कि इस व्रत का पारणा उद्यापन किया जा सकता है, उद्यापन इसका मोक्ष होगा या नहीं होगा। क्यों? तो उसका कारण क्या है कि इस वर्ष यह जो तिथि है चतुर्थी तिथि, यह 20 अक्टूबर को 6:51 पर प्रारंभ हो रही है और सूर्योदय जो है सूर्योदय 6:38 पे हो जाएगा। तो सूर्योदय के समय यह चतुर्थी तिथि विद्यमान नहीं रहेगी। उसके अलावा 21 तारीख को सुबह 4:16 पर ही यह चतुर्थी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो दोनों ही दिन सूर्योदय के समय इस तिथि के नहीं होने के कारण बहुत सारे विद्वानों ने ज्योतिष शास्त्र की भाषा में जिसे क्षय तिथि कहते हैं, अवमाख्यम तिथि कहते हैं, तो उसके कारण इस व्रत का उद्यापन या आरंभ नहीं होगा ऐसा कहा है। और उसमें शास्त्रीय जो विधान है वह क्या है आप यह जान लें। तो शास्त्रों में कहा गया है कि उदयस्था तिथिर्या ही न भवेद दिन मध्य भाग साखंडा नव्रतानाम स्यात् आरंभश्च समापनमिति, अर्थात जो तिथि सूर्योदय कालीन उदयस्था ना हो और दिन मध्य भाग अर्थात उदयस्था होने के बावजूद भी अगर दिन के मध्यमान तक वह तिथि ना हो तो उस तिथि को खंडा तिथि कहा गया है। तो अब ये जो वर्तमान में चतुर्थी तिथि है, यद्यपि यह उदयस्था नहीं है लेकिन फिर भी यह दिन मध्य भाग है, अर्थात दिन के मध्यमान में यह व्याप्त रहेगी और इसलिए इस तिथि को जो खंडा तिथि की संज्ञा है वह नहीं की जा सकती, क्योंकि जब सूर्य नारायण भगवान अपने प्रखर रूप में विद्यमान होंगे तब चतुर्थी तिथि व्याप्त रहेगी। इसलिए इसमें व्रत का आरंभ और समापन का जो निषेध है यह नियम यहाँ पे लागू नहीं होता। यह व्रतराज इत्यादि ग्रंथों में स्पष्ट किया गया है। उसके अलावा वृद्ध वशिष्ठ संहिता में एक प्रमाण मिलता है और वहां पे यह भी कहा गया है, वृद्ध वशिष्ठ संहिता में वशिष्ठ कहते हैं कि कृतम यन मंगलम कृत्यम त्रिद्युस्पृग अवमेय दिने नष्टम भवति तत्क्षिप्रम सम्यगथेन्दनम, अर्थात त्रिद्युस्पृग अवमेय दिने अर्थात क्षय वृद्धि इत्यादि में जो मांगलिक कार्य किए जाते हैं वो ऐसे ही उनका पुण्य फल जो है वो क्षीण हो जाता है, जिस प्रकार से अग्नि में ईंधन भस्म हो जाता है। लेकिन यह जो नियम एक सामान्य नियम वृद्ध वशिष्ठ संहिता में है, उसी वशिष्ठ संहिता में वही वशिष्ठ ऋषि आगे उसका अपवाद भी देते हैं और उसका परिहार भी बताते हैं और कहते हैं कि अवमाख्यम तिथिर्दोषम केंद्रगोदेव पूजिता हंदि यद्वत् पापचयम द्वैवार्षिकम व्रतम यथा, अर्थात द्वैवार्षिकम व्रत जो होता है जिस प्रकार से सारे पापों को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार से अगर केंद्र में बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति विद्यमान हो तो यह जो तिथि का क्षय वृद्धि इत्यादि दोष हैं यह समाप्त हो जाते हैं। तो इसलिए यह जो तिथि क्षय का जो नियम कह करके जो
निषेध किया गया है व्रत के आरंभ का या उसके उद्यापन का, तो यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि उसका अपवाद हमारे पास विद्यमान है। उसके अलावा विष्णु धर्मोत्तर में आप देखिए तो वहां लिखा गया है कर्मणो यस्य यः कालः तत्काल व्यापिनी तिथि तस्य कर्माणि कुर्वीत ह्रास वृद्धि न कारणम। अर्थात जिस कर्म के लिए जो समय निश्चित किया गया है उस समय में तात्कालिक उसी तिथि में उस कार्य को करना चाहिए, उसमें ह्रास वृद्धि अर्थात क्षय और वृद्धि जो है वो कारण नहीं होते। तो अब आप देखिए यह करवा चौथ जो चतुर्थी है, सभी जानते हैं चतुर्थी है, नाम से स्पष्ट है चतुर्थी तिथि को ही की जाएगी। तो उस तत्काल व्यापिनी तिथि में चतुर्थी में उसको करने में कोई किसी भी प्रकार का शास्त्रीय निषेध नहीं है और उस कार्य को करना चाहिए। शास्त्र उसकी आज्ञा देते हैं, शास्त्रों में अनेक प्रमाण है। और धर्म सिंधु में भी कहा गया है प्राकृतम तु विधेम, अर्थात न तो नैमित्तिकम, अर्थात प्राकृत जो परंपरा से हमने जिसका संकल्प ले लिया, जिस कार्य को हमने व्रतों को किया है, तो आज हमारा जिस प्रकार से हमारा सामर्थ्य बन रहा है उसका उद्यापन उसको करना ही चाहिए। और नारदीय पुराण में कहा गया है कि पारणे मरणे तात्कालिकी तिथि स्मृता, अर्थात पारणा करने में और मृत्यु में तो तात्कालिक तिथि, तत्काल जो तिथि उस समय जो चल रही उसी तिथि में उस कार्य को करना चाहिए। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि निर्णय सिंधु जो सभी व्रतों पर्वों के निर्णय के लिए एक सर्वमान्य ग्रंथ है, तो उसमें व्रतों के आरंभ के विषय में जो काल के विषय में कहा गया है वह क्या कहा गया है, पहले यह जान लें आप कि उसमें कहा गया है कि जो गुरु जो है अस्तगे जो गुरु शुक्रे, अर्थात गुरु और शुक्र अस्त हो बाले वृद्ध मलिमलुचे, अर्थात गुरु शुक्र अस्त में बाल वृद्धत्व दोष में या मल मास इत्यादि में जो है उद्यापनम उपारंभश्च व्रतानाम नैव कारयेत, अर्थात व्रतों का उद्यापन और आरंभ नहीं करना चाहिए। तो 20 अक्टूबर को ना तो गुरु शुक्रस्त है, ना उनका बाल वृद्धत्व दोष है, ना मल मास का कोई दोष है, तो फिर क्यों जो है इस व्रत का उद्यापन या आरंभ स्त्रियां नहीं कर सकती। तो मेरा सभी से निवेदन है कि निसंकोच होकर के आप जो है इस करवा चौथ करक चतुर्थी के व्रत का जो है वो उद्यापन और आरंभ अगर स्त्रियां करना चाहती हैं, उद्यापन करना चाहती हैं अपने उसको शास्त्रीय विधान से आप कर सकती हैं। और कुछ लोगों को यह भी रहता है कि वहाँ पे सोमवार नहीं होने के कारण, रविवार होने के कारण और व्यतिपात योग होने के कारण जो है इस वर्ष ये करवा चौथ के लिए उद्यापन का मुहूर्त शुभ नहीं होगा। तो ऐसी बात नहीं है। यह जो व्यतिपात नाम का योग है ये सर्वोप्य अरिष्ट अर्थात पूरा अरिष्ट कहा गया है। तो व्यतिपात योग भी दिन में 2:10 पर व्यतिपात योग समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए आप रोहिणी नक्षत्र उस समय रहेगा, तो रोहिणी शुभ नक्षत्र में और 2:40 पर देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो भी केंद्र में विद्यमान रहेंगे। तो इसलिए उस समय आप बहुत ही अनुकूल समय, शुभ समय रहेगा। उस समय आप इस व्रत से संबंधित आवश्यकता की स्थिति में इस व्रत के उद्यापन को स्त्रियां कर सकती हैं, उसमें किसी भी प्रकार का कोई ऐसा निषेध नहीं है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मेरा सभी से निवेदन है कि आप जो है शास्त्रीय मतों को जनता जनार्दन के समक्ष रखें। अब जनता यह निर्णय करे कि उसमें क्या विधेय है, क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।